हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगल पेज एप्लीकेशन और सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग, वेब एप्स, वेबसाइट्स, टूल्स, सर्विस, ये सब चीज़ें क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जैसे कि इनके बीच सभी के बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम हमारे स्टार्टिंग बोलेप्लेट HTML से। तो यहाँ पर मेरे पास स्टार्टिंग में एक HTML जिसमें एक नेविगेशन बार है और कंटेंट में हम सिर्फ एक हेडिंग दिखा रहे हैं। नेविगेशन बार में 3 लिंक्स हैं, होम पेज का, अबाउट का और कॉन्टैक्ट का। इसके अलावा एक app.js फाइल है, पर इसका मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम इधर आते हैं, हम देखते हैं कि ये हमारा आउटपुट है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और ये होम पेज लिखा है। अभी अगर मैं अबाउट या कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ तो आएगा कैनॉट गेट about.html, और कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ तब भी यही आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने लाइव सर्वर की हेल्प से ये वाला कोड रन किया है, और लाइव सर्वर की हेल्प से अगर हम कोई कोड रन करते हैं, अगर वो पाथ में से अगर ये फाइल इस फोल्डर में नहीं मिलती है, अपने इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में ये वाली फाइल अगर नहीं मिलती है तो एरर आ जाता है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई और सर्वर होता, हम और उसे ऐसा कॉन्फ़िगर कर देते कि अ, अगर उसे फाइल ना भी मिले तो वो होम पे तो वो index.html दिखा दे, ठीक है, फॉल बैक कर जाए। बट ये हमारे लाइव सर्वर वाले में ऐसा नहीं होता, ये डायरेक्ट एरर ही दिखा देता है। ओके, तो अब अगर हम अबाउट टू कॉन्टैक्ट के पेज बना देंगे तो हमारा कोड सही वर्क करेगा। एक बार मैं इनके HTML फाइल्स बना लेता हूँ। ठीक है, हम इन्हीं 2 फाइल्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फाइल बना दो फटाफट। ठीक है, तो मैंने 2 फाइल्स बना लिए। अब मैं होम अबाउट पेज पर आता हूँ, तो अबाउट पेज का कंटेंट यहाँ दिखेगा और कॉन्टैक्ट पेज पर आने पे कॉन्टैक्ट पेज का कंटेंट दिखेगा। अगर मैं डायरेक्ट अबाउट मान लो किसी फाइल पर चले जाता हूँ जैसे कुछ ऐसे, तब ये वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल फाइल यहाँ पर हमारे फोल्डर में एग्जिस्ट करती है, तो ये सही वर्क कर रहा है। लेकिन कोई और अननोन अगर किसी फाइल पर जाता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, मतलब नॉट गेट प्रोजेक्ट्स डॉट एचटीएमएल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सा बिहेवियर है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया है ना, उसके लिए हमने एंकर टैग पे क्लिक करने पर हमारा जो पेज है ना वो दूसरे पेज पर चला गया है। ठीक है, और हमारी जो वेबसाइट है वो रीलोड हो रही है। ये देखो यहाँ पर हल्का सा एक रीलोडिंग आती है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सब कुछ रीलोड हो रहा है, नेविगेशन बार ये वाला, उसके नीचे का जो कंटेंट है वो, ठीक है, सब कुछ रीलोड हो रहा है। तो और अभी जो है ना, ये हमने मल्टी पेज वेबसाइट बना ली है, जिस इसके लिए हमने अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग HTML फाइल्स बना ली है। ठीक है, तो इसको हम मल्टी पेज वेबसाइट बोलते हैं। और अभी जो है हम डायरेक्ट जो HTML लिखी है हम एज इट इज सर्व कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो स्टैटिक रेंडरिंग है। ठीक है, कुछ भी हम डायनेमिकली कुछ बिल्ड नहीं कर रहे। जो कंटेंट हर यूजर को सेम कंटेंट देखने को मिलेगा हर पेज पर। ठीक है, तो ये स्टैटिक रेंडरिंग है। ओके, अब हम आते हैं कि हम इसको कैसे जैसे कि अभी तो ये जो है अबाउट अभी अबाउट HTML वगैरह, तो नेविगेशन बार का जो कोड है वो सेम है तीनों फाइल्स में। ठीक है, तो हमें हमें जो कोड को रिपीट करना पड़ रहा है इधर। अभी तो सिर्फ नेविगेशन बार है, लेकिन एक वेबसाइट में नेविगेशन बार हो गया, फुटर हो गया, साइड बार हो गया। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें होती है वो कॉमन होती है हर पेज में। इसके अलावा यूजर प्रोफाइल, डैशबोर्ड, कहीं ना कहीं से मुझे हर पेज पर, हर एचटीएमएल फाइल पर उनके बटन्स वगैरह बनाने पड़ेंगे या कंपोनेंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ है वो रिपीटेबल प्रोसेस है, और जो कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमें कुछ ऐसे करना होगा कि हम कंपोनेंट्स को रीयूज कर सके। ठीक है,
तो उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे क्लाइंट साइड रेंडरिंग का। ठीक है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में होगा क्या कि हमारा जो ब्राउज़र है ना, वो बेसिकली सारा का सारा कंटेंट को डायनेमिकली बिल्ड करेगा। ठीक है। और किस तरीके से करेगा कि सर्वर से तो सिर्फ हमारी एचटीएमएल फाइल आएगी जो कि एम्प्टी रहेगी, और ब्राउज़र उसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, जावास्क्रिप्ट की फाइल से, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फाइल में ऐसा कोड होगा कि वो डायनेमिकली एचटीएमएल जनरेट कर पाए। ठीक है। कुछ ऐसा हमें करना है। तो अब मैं ये जो कोड है इसको मैं हटा रहा हूँ, पहले जो लिखा था, और ये नीचे वाला कोड मैं अनकमेंट कर देता हूँ। फिर सारा हट गया। अब मुझे अलग अलग एचटीएमएल फाइल्स की जरूरत नहीं है। मैं ये अबाउट डॉट एचटीएमएल और कॉन्टैक्ट और सेम ही है, अबाउट कॉन्टैक्ट के यहाँ पर लिंक्स है। इस बार href में डॉट एचटीएमएल नहीं है एक्सटेंशन। ठीक है, फाइल का। और एक कंटेंट करके बस एक सिंपल हमने बेसिकली ये जो डिव एलिमेंट है इसमें डायनेमिकली कंटेंट अपलोड आता जाएगा। ठीक है। और एक app.js फाइल है जिसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अभी इस app.js फाइल को मैं URL को कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मैं किसी और पेज पर जाऊँगा तो ये एरर आएगा, क्योंकि ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती इन नाम से। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर डायनेमिकली कंटेंट जनरेट होता जाए। तो उसके लिए मैं एक बार इसको अनकमेंट करता हूँ और ये वाला जो सारा कोड है आपको दिखा देता हूँ। एक बार के लिए सारा कोड मैं कमेंट कर देता हूँ। बस इतना कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ मैं आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और कुछ चीज़ें मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है। तो अब अभी मैंने क्या किया कि क्लिक इवेंट एक रजिस्टर कर लिया है। और ये क्लिक इवेंट किसके लिए चलेगा, ये वाला सिर्फ और सिर्फ मेरे नेविगेशन बार के लिए, क्योंकि नेविगेशन बार में ही मैंने डेटा लिंक एट्रीब्यूट्स बना रखे हैं। तो ये जो है यहाँ पर सिर्फ डेटा लिंक एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करने, डेटा लिंक वाले जो एंकर टैग उन पर क्लिक करने पर ही कोड चलेगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जब जैसे ही क्लिक हो तो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो प्रिवेंट हो जाए। तो अब मैं इन पर लिंक्स पर क्लिक करके देखता हूँ। ठीक है। तो मैं लिंक्स पर क्लिक कर रहा हूँ बट हमारा जो वेबसाइट है वो रीलोड नहीं हो रही है और रिक्वेस्ट भी नहीं जा रही है। ठीक है। एक बार मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ और ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ बट कोई रिक्वेस्ट वगैरह नहीं जा रही है यहाँ पर। ऑल का फ़िल्टर भी चालू कर लेते हैं, तो कोई रिक्वेस्ट वगैरह नहीं जा रही है, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर लिया है। हालाँकि अगर टास्क जिस भी एलिमेंट पे हमने क्लिक करा है, ठीक है, और उसका href क्या है, ठीक है, हमने एंकर टैग पे क्लिक किया था तो उसके href में जो वैल्यू थी हम उसको फिर भी गेट कर सकते हैं, बेशक हमने डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट कर लिया हो। ठीक है, मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो आई थिंक, हाँ, इसको कंसोल कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं लिंक्स पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे पूरा पूरा जो href में जो वैल्यू थी वो मिल चुकी है। साथ में वहाँ तो सिर्फ हमने href के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट और अबाउट डाला था, बट इस बार हमें क्या मिल रहा है, यू href के अंदर हमें पूरा का पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और पाथ नेम, सारा कुछ मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। अबाउट पर क्लिक करूँगा तो स्लैश अबाउट आएगा, होम पर क्लिक करूँगा तो स्लैश आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जब मुझे क्या करना है कि मुझे जो मेरा लास्ट में जो पाथ होगा उसको देख करके मुझे कंटेंट को यहाँ पर जनरेट करना है। ओके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अ, यहाँ पर मैं हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट करके एक हिस्ट्री जो है विंडो पर अवेलेबल होता है, तो इसको हम डायरेक्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इस हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मेथड्स वगैरह होते हैं, उनमें से एक मेथड है पुश पुश स्टेट। पुश स्टेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अ, हमारा जो
हमारा जो ये यूआरएल बार जो है ना, वो वो अलग अलग पेजेस पे जा सकता है, वो ट्रैक कर सकता है कि हमने कौन कौन से पेजेस को विजिट करा है। ठीक है, अभी के लिए एक बार मैं आपको हिस्ट्री इवेंट को हिस्ट्री मैथ जो ऑब्जेक्ट है उसको कंसोल करके दिखाता हूँ। यूआरएल को मैं हटा देता हूँ और हिस्ट्री को कंसोल करके दिखाता हूँ। मैं सारा कुछ हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, इसको ओपन किया और इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या होगा, क्लिक इवेंट पर चलेगा ये वाला कोड मेरा। तो मैं कहीं पर क्लिक करता हूँ जैसे, तो ये देखो हिस्ट्री हमें यहाँ पर मिल रही है। मैं फिर से कहीं पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हिस्ट्री के अंदर अभी जो है ना, सब जगह लेंथ 2 ही आ रहा है। ठीक है, इसके प्रोटोटाइप के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, बैक फॉरवर्ड गो पुश स्टेट वगैरह वगैरह। अभी लेंथ 2 आ रही है। तो लेंथ 2 का मतलब है कि एक तो है हमारा करंट यूआरएल बार और दूसरा है ये बैक बटन। अब देखो बैक बटन जो है ना, वो एनेबल है, फॉरवर्ड बटन एनेबल नहीं है। ठीक है, तो बैक बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा गूगल क्रोम का जो सर्च इंजन वाला खुल चुका है। ठीक है, तो यही था लेंथ फर्स्ट और ये हमारी लेंथ सेकंड के अंदर ये वाला पेज था कुछ इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जब क्लिक करें तो हमारी जो हिस्ट्री है ना, उसकी जो लेंथ जो बढ़ जाए और नेक्स्ट जो उसके अंदर थर्ड नंबर पे क्या आ जाए, जैसे कॉन्टैक्ट पे क्लिक है तो कॉन्टैक्ट वाला पेज आ जाए। ठीक है, ये बढ़ जाए बट हमारा पेज रिफ्रेश ना होए। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्रिवेंट डिफॉल्ट किया था और पुश स्टेट मेथड की हेल्प से हम नया जो पेज है वो ऐड कर सकते हैं हिस्ट्री में, बट हमारा पेज जीरो नहीं होगा। तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और हिस्ट्री वाली जो ये कंसोल करा रहा हूँ ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसके नीचे मैंने करा है कंसोल में। ठीक है, तो मैं फिर से बंद करके दोबारा से लाता हूँ और ठीक है, मैं यहाँ पर कंसोल ओपन करता हूँ और मैं अब यहाँ पर किसी लिंक पर क्लिक करता हूँ। मैंने अबाउट पर क्लिक किया तो देखो इस बार जो लेंथ वो 3 हो गई है और हमारे यूआरएल बार में स्लैश अबाउट आ चुका है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो लेंथ 4 हो गया और यूआरएल बार में कॉन्टैक्ट आ चुका है। मैं दोबारा से कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो लेंथ 5 हो गया और यूआरएल बार में अभी भी कॉन्टैक्ट ही है। मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो 6 हो गया और यूआरएल बार बदल चुका है। ठीक है, तो हिस्ट्री के हिस्ट्री ऑब्जेक्ट पर पोस्टेड मेथड की हेल्प से हम हमारा जो पेज है उसको बिना रीलोड करवाए नए यूआरएल बार पे ला सकते हैं। तो इतना तो हो गया, बट अब नया यूआरएल बार के आने पर हम क्या चाहेंगे कि कंटेंट भी आए। और तो और स्टार्टिंग में होम पेज पर भी हमारे पास नेविगेशन बार के नीचे कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो ये फंक्शन है कॉल होए। अगर हम क्लिक करें तो डायनेमिकली जनरेट करवाने के लिए अकॉर्डिंग टू यूआरएल बार हमारे फंक्शन जो है ना यहाँ पर क्रिएट है। इसको मैं अभी सारे हटाए तो यहाँ से तो वैसे मैं और ये सारा कोड अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमारा ये वाला जो एलिमेंट है इसको गेट करा, ये वाला एलिमेंट जिस पर हम डायनेमिकली एचटीएमएल जनरेट करवाएंगे। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी कीज में हमने ये href वाले जो है वो डाल रखे हैं एज अ की और वैल्यू में मेथड्स है जो कि डायनेमिकली एचटीएमएल रिटर्न कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये एक हेडिंग कुछ हेडिंग से रिटर्न करे बट पूरा का पूरा बहुत बड़ा एचटीएमएल रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक ये फंक्शन है और एक की क्लिक इवेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारा इस वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँ कि इनिशियल लोड होने पर मेरा क्लिक इवेंट की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, बट सबसे पहले तो मेरा यहाँ पर कंटेंट है, देखो अब होम पेज लिखा आ गया ना। ये कैसे है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले राउटर वाला फंक्शन कॉल होगा। राउटर वाला फंक्शन क्या कर रहा है कि विंडो डॉट लोकेशन, तो लोकेशन में क्या होता है कि जो हमारे यूआरएल बार है ना उसको हम गेट कर सकते हैं और लोकेशन के ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि पोर्ट नेम हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, डोमेन नेम हो गया, पोर्ट नंबर, पाथ नेम। तो ये सब चीज़ें हम गेट कर सकते हैं। तो पाथ नेम में क्या आएगा, पाथ नेम में हमारा आएगा स्लैश आएगा या स्लैश अबाउट आएगा या स्लैश कॉन्टेक्ट आएगा। तो हमने सबसे पहले पाथ को गेट करा और पाथ को हमने इस
हमने इस राउट्स वाले के अंदर हमने एज ए की प्रोवाइड कर रखे हैं, तो हमने गेट करा कि कौन सी HTML को हमें रेंडर करनी है, ठीक है। तो वाला फंक्शन हमें मिल गया। जैसे स्टार्टिंग में स्लैश है तो ये वाला HTML यहाँ पर आ जाएगा रेंडर के अंदर। और फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर लिया। कॉल करने पर हमने उसको इस कंटेंट वाले एलिमेंट के इनर HTML के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो स्टार्टिंग में होम पेज हमें यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या चाहेंगे कि स्टार्टिंग में जो राउटर कॉल हो गया, उसके बाद अगर हम किसी इन बटन्स पर क्लिक करें तो हमारा राउटर फंक्शन फिर से कॉल हुए, ठीक है। और यूआरएल बार हमने यहाँ से बदल ही लिया है। तो इस तरीके से हमारे कोड वर्क कर रहा है, ठीक है। राउटर वाला फंक्शन क्या कर रहा है कि यूआरएल बार से पाथ को गेट कर रहा है और उस हिसाब से HTML को ये गेट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो ये कोड आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। हम अबाउट पे क्लिक करते हो तो अबाउट पेज आ रहा है, कॉन्टैक्ट को क्लिक करते हो तो कॉन्टैक्ट पेज आ रहा है, और ये लेंथ बढ़ती जा रही है। लेंथ में 9-10 इसलिए आ गई क्योंकि पहले वाला भी था, वो लेंथ का काउंट इंक्रीमेंट हो जा रहा है। अगर मैं फिर से रीलोड करके भी चलाता हूँ इस वेबसाइट को, तब भी लेंथ जो है ना वो 10 से ज़्यादा ही आएगी, इस बार भी 11-12 भी आ जाएगी। हाँ, तो इस तरीके से आई जा रही है। मैं पूरा पूरे टैब ही जब हटा दूंगा तब जो है ना, वो दोबारा जब चालू करूंगा तब लेंथ जो है स्टार्टिंग से 0-1 से शुरू होगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारा कोड ही वर्क कर रहा है। और एक ही वाली लाइन है, इसका क्या यूज है बताता हूँ मैं। तो एक बार मैं सारा टैब हटा करके फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने हटाया। देखो मैं कॉन्टैक्ट पेज पर आता हूँ, अबाउट पेज पर आता हूँ, दोबारा से मैं पेज पर आ जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कर लिया। अब यहाँ पर अब जो है हमारा जो हिस्ट्री वाला जो इवेंट होगा ना, उसमें 10 से 7-8 हो गए होंगे मतलब। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हम बैक बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो कॉन्टैक्ट से पहले जो मैंने पेज ओपन करा था वो खुल जाना चाहिए, है ना। मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो यूआरएल बार में तो चेंज हो गया, यूआरएल बार तो मेरा जा रहा है वहीं पर। दोबारा से क्लिक करता हूँ तो अबाउट आ रहा है, मैंने किया होगा, फिर कॉन्टैक्ट आ रहा है, इस तरीके से। बट जो ये जो है ना, ये डायनेमिकली जनरेट नहीं हो रहा, इसमें अबाउट पर यूआरएल पर आ गया हूँ। बट ये वाला जो अभी भी कंटेंट जो है ना वैसे का वैसा है ना। तो इसको सही करने के लिए हमने क्या कर रखा है कि विंडो पर एक इवेंट लगा रखा है पॉप स्टेट। ये क्या करता है कि जब हम इन पर क्लिक करते हैं ना, तब हमारा एक कोड चलता, तब हमारा इवेंट चलता होता है। और हम चाहते हैं कि उस पर क्लिक करने पर भी हमारा राउटर वाला फंक्शन चले, तो मैं राउटर को कॉल कर दिया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ इधर, अभी वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। हाँ, अबाउट पर आया, कॉन्टैक्ट पर आया और बैक क्लिक किया, देखो अभी सही वर्क कर रहा है। अबाउट भी आ गया इधर, यहाँ अबाउट पेज भी आ गया। फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है बार कॉन्टैक्ट आ गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज भी आ गया, ठीक है। तो यानी कि हमने डायनेमिकली जो है ना वो हमने डायनेमिकली HTML जनरेट कर लिया है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं कि हमारा जो HTML था ना, वो तो बेहद बहुत ही कम था बेसिकली। जो हमारा जैसे अभी तो चलो नैव बार भी है यहाँ पर, बट हम नैव बार को भी हटा सकते हैं और हम सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं इस कंटेंट वाले एलिमेंट के अंदर। करना वो सिंपल पेज एप्लीकेशन है कि अगर मैं इस अभी तो मैं किसी पाथ पे जा रहा हूँ तो ये बहुत ही कम HTML है, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल टैग है, लेकिन पूरा का पूरा पेज भी हो सकता है इधर, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द जो मेरा HTML जनरेट का काम होगा ना वो मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल्स के अंदर से हो रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा जावास्क्रिप्ट फाइल वाला कोड अगर मेरा रन ना होए ना, तो मेरी वेबसाइट जो है ना वो किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि कंटेंट शो हो ही नहीं पाएगा। मोस्ट ऑफ द कंटेंट जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जनरेट हो रहा है। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि हमने एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना ली है, ठीक है, जहाँ पर हमारा सिंगल HTML डॉक्यूमेंट रहेगा और बाकी जो हमारा HTML होगी वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जनरेट होगी है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते होते हैं। इससे पहले जो हम कर रहे थे वो मल्टी पेज वेबसाइट कर रहे थे, जहाँ पर हमने अलग अलग HTML फाइल्स बनाई थी। ओके, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम आपके यहाँ पर, और मैंने यही चीज़ लिखी हुई है, मल्टी पेज वर्सेस सिंगल पेज वेबसाइट। मल्टी वेबसाइट में हम हर एक के लिए अलग अलग HTML फाइल्स बना रहे थे और हमारा ब्राउज़र रीलोड हो रहा था नेविगेशन पर। तो ये SEO फ्रेंडली था, ठीक है। SEO फ्रेंडली ऐसे था कि क्रोलर जो है ना अलग अलग पेजेस पर जाएगा और देख पाएगा क्या क्या कंटेंट है पड़ा, क्योंकि HTML फाइल लोड हो चुकी होगी। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन में ना हमारी HTML जो है ना वो सेम HTML है, सेम HTML फाइल है। तो होगा क्या कि वो देखेगा कि हर एक पेज पर
सेम HTML फाइल है ना, तो और जावास्क्रिप्ट जो है ना वो बाद में रन होती है, तो डायनेमिकली जो HTML जनरेट हुआ है ना वो हमारा क्रॉलर नहीं देख पाएगा, मतलब उसको टाइम लगेगा और हो सकता है कि ना ही देख पाए, तो उसको सिर्फ यही HTML दिखेगा, तो उसको कंटेंट दिखेगा ही नहीं, बहुत कम कंटेंट दिखेगा, तो इस वजह से हमारी जो वेबसाइट है ना वो SEO में बहुत ही नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन की SEO बहुत कम होती है और मल्टीपेज वेबसाइट में SEO सही रहती है, SEO फ्रेंडली होती है। तो ये चीज़ मैंने लिखा हुआ है, सिंगल पेज एप्लीकेशन में नो पेज रीलोड, ओनली वन HTML फाइल लोड वंस, और जावास्क्रिप्ट जो है वो कंटेंट डायनेमिकली जनरेट करता है। ओके, उसके बाद जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है इसके भी कई लेवल होते हैं, जैसे कि लेवल 1 SP और लेवल 2 SP, ऐसे कोई टाइप्स वगैरह नहीं, बस ये समझने के लिए। लेवल 1 SP में कंटेंट changes using JavaScript, URL doesn't change, okay, back button may not work, bookmarking page not possible, okay, और लेवल 2 में कंटेंट तो भी जावास्क्रिप्ट से जनरेट होगा, बट यूआरएल चेंज होगा, बैक और फॉरवर्ड बटन वर्क करेंगे और बुक मार्किंग पॉसिबल होगी। तो बेसिकली अभी जो हमने करा है ना वो है लेवल 2 SP, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर बुक मार्किंग हो जाएगी और यूआरएल बार भी चेंज हो रहा था। ठीक है, अभी एक बार इसको क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा, अच्छा हमने ये जावास्क्रिप्ट फाइल बंद कर ली थी इसलिए। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट लेवल 2 SP कर लिया। लेवल 1 SP में क्या होगा कि यूआरएल चेंज नहीं होगा और बैक बटन वर्क नहीं करेगा। ओके, तो हम लेवल 1 SP पे आते हैं, वो कैसे करने हैं। तो लेवल 1 SP वैसे हमें नहीं करनी चाहिए, हमें लेवल 2 SP ही करनी है, बट फिर भी हम लेवल 1 SP देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा यूआरएल बार चेंज नहीं होगा। ओके, तो यूआरएल बार चेंज नहीं होगा अगर, तो मैं इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ। तो यानी कि बस हमारा क्लिक करने पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कंटेंट जो है वो बदलना चाहिए। ठीक है, तो हम दोबारा आते हैं सर, यहाँ पर हमने देख लिया कि लेवल 2 SP कैसे वो करती है, और लेवल 1 SP में कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ पर हमारा हिस्ट्री को अपडेट नहीं करना, यूआरएल को अपडेट नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दिखाना है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि SP वैसे नॉर्मल वेबसाइट ही हमने देख ही लिया। ठीक है, रेंडरिंग टाइप्स, स्टैटिक रेंडरिंग है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग है और सर्वर साइड रेंडरिंग है। तो स्टैटिक रेंडरिंग में क्या होता है कि हम जो हमने सबसे पहले किया था, HTML जैसे जैसे लिखी थी वैसे के वैसे सर्वर ने दे दी है, यानी कि बस सर्व करने का काम किया सर्वर ने, मतलब कुछ सर्वर ने बिल्ड नहीं किया HTML, सर्वर ने एज इट इज HTML दे दिया। ठीक है, जैसे जैसे लिखी थी वैसे की वैसे, यानी कि स्टैटिक रेंडरिंग है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। क्लाइंट साइड रेंडरिंग हमने देख ही लिया कि सर्वर ने बेसिक HTML रिटर्न कर दिया है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट ने यूआई को बिल्ड करा है। ठीक है, ये रिएक्ट के अंदर हम देखते होते हैं मोस्टली, और हमने वनीला जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी करके देख लिया है, और रिएक्ट तो फेमस है ही इस काम के लिए, क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए। अब सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है कि हमारा जो सर्वर जो है ना वो HTML देगा, बट सर्वर HTML को बिल्ड भी करेगा, यानी कि वो डायनेमिकली HTML को बिल्ड करके देगा। HTML कंटेंट जो है ना, HTML कंटेंट में डेटा जो है ना, हो सकता है कि सर्वर जो है वो डेटाबेस से फैच करे, फिर उस पर कुछ लॉजिक लगाए और फिर HTML को हमें जनरेट करके दे। ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। अभी हमने ये चीज़ नहीं देखी है। ठीक है, इस केस में ब्राउजर जो है ना वो ब्राउज़र जो है ना सर्वर से पेज लेगा और ब्राउज़र कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, सारी सारी HTML सर्वर ही देगा उसे। ये जो है हमारा नेक्स्ट जेएस, जेंगो, PHP, इसमें इसकी हेल्प से हम सर्वर साइड रनिंग को करते होते हैं। नेक्स्ट जेएस काफ़ी फेमस है इसके लिए। ठीक है, और डिफरेंस बता रहा है, डिफरेंस में तो कुछ नहीं रखा। और अब वेब ऐप वैसी वेबसाइट, ये क्या होता है, तो वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट मतलब होता है जो कि कंटेंट फोकस्ड हो, रीड ओनली हो, इंफॉर्मेशनल हो। मतलब ये है कि जो वेबसाइट जो है ना उसमें जो जो HTML कंटेंट है ना, बेसिकली हम उसमें इंटरेक्शंस कम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो यूजर के पढ़ने के लिए काम आती है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर आता है ना, हम उसको पढ़ते होते हैं बस और कुछ नहीं करते होते, वैसी वेबसाइट है, हम उसको सिर्फ सिर्फ
एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं, उसका कंटेंट वगैरह को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। इसका एग्जांपल हो गया ब्लॉग, कंपनी साइट और पोर्टफोलियो। ठीक है। अब वेब एप्लीकेशन में क्या आते हैं? वेब एप्लीकेशन में बेसिकली ना यूजर जो है ना वो इंटरेक्ट कर रहा होता है वेबसाइट के साथ, सिर्फ पन्नों को पढ़ नहीं रहा होता, हर एक पन्नों पर वो कुछ ना कुछ एक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। उसमें लॉजिक हैवी होता है, मतलब हमें बहुत सारे लॉजिक लिखना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ टास्क जो होता है ना उसको उसको कंप्लीट किया जा रहा होता है। ठीक है। उस चीज़ को हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। इसके एग्जांपल है जीमेल हो गया, डैशबोर्ड हो गया, कॉन्फ़िगरेटर, पोर्टफोलियो बिल्डर सिस्टम। तो कुछ एग्जांपल्स इसने दे रखे हैं यहाँ पर। इसलिए उसमें लॉजिक ज़्यादा होता है, यूजर कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर पा रहा होता है, और अकॉर्डिंग टू द यूजर इंटरेक्शन वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें यूआई में चेंज होता हुआ नजर आ रहा होता है। ठीक है। तो वेब ऐप और वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन हमने देख लिया। अब टूल्स वर्सेस वेब ऐप वर्सेस प्लेटफॉर्म वर्सेस सास, ये क्या होता है? टूल क्या होता है? टूल का मतलब तो भैया फिजिकल भी होता है, उस सॉफ्टवेयर में भी हम बात करते हैं। टूल बेसिकली एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया होता है टूल को। वो लिखा है हेल्प परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हम सॉफ्टवेयर की बात करें यहाँ पर, तो मतलब इस वेबसाइट वगैरह में, तो जैसे कि हम इमेज एडिटर हो गया, कॉन्फ़िगरेटर, ये सब चीज़ें होगी, हम इनकी हेल्प से कुछ ना कुछ टास्क, यूजर की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है और उस टूल ने वो फुलफिल करके दे दिया। ठीक है। तो यही कहते हैं कि हमने एक टूल बनाया, हमने एक वेब ऐप टूल बनाया, हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जो कि यूजर के इस टास्क को कंप्लीट करवाते हैं, तो हम उसको टूल बोलते हैं। ठीक है। तो वेब ऐप क्या होता है? सॉफ्टवेयर रनिंग इन ब्राउज़र। तो ये जो चीज़ें हैं दोनों अलग-अलग टर्म है, वेब ऐप और टूल। तो वेब ऐप जो है ना, एक वेब ऐप टूल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर एक वेब ऐप टूल नहीं हो सकता। ठीक है। टूल से बढ़कर के भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि सर्विस और प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है। सर्विस और प्लेटफ़ॉर्म भी जो है ना, वो वेब ऐप हो सकते हैं। ओके। तो प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है? प्लेटफ़ॉर्म एक इकोसिस्टम होता है पूरा का पूरा, जहाँ पर यूज़र्स जो है ना आपस में एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर पा रहे होते हैं। तो जैसे कि यूट्यूब हो गया, गिटहब हो गया, शॉपिफ़ाई हो गया। ठीक है। ये प्लेटफ़ॉर्म है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी टूल्स भी है इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस ये क्या चीज़ होती है? बेसिकली सर्विस क्या होती है? सर्विस वही है कि अलग-अलग यूज़र्स के लिए ना, अलग-अलग यूज़र्स के लिए हमने एक ऐसी चीज़ बना रखी है कि उनके टास्क को परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं, अलग-अलग यूज़र्स के लिए। मतलब हर एक को ना क्या करना पड़ेगा, उनका कुछ ना कुछ डेटा होगा हर एक यूज़र का। वो जो डेटा जो है ना, हम उसको लेंगे, उनको स्टोर करवाएँगे, और हर यूज़र यूज़र के डेटा के हिसाब से, मतलब अ, यूज़र की जो आइडेंटिटी होगी ना, वो किस लेवल पर है, उसके हिसाब से हम उसको सर्विस दे पाएँगे। ठीक है। अगर यूज़र सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा है, कितने का सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा है, ठीक है? इस तरीके से हम उसको सर्विस देंगे। अगर उसने कम लिमिटेड टाइम का सर्विस ले रखी है, तो उसको हम थोड़े टाइम तक ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अगर उसने सस्ते चीप सर्विस ले रखी है, तो हम उसको जो है ना सर्विस भी थोड़ी कम देंगे, हल्की सर्विस देंगे। तो इस टाइप से हम इसको बोलते हैं ऐसी सर्विस। ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम सर्विस प्रोवाइड करें, उसको हम बोल रहे हैं सास, जैसे कि कैनवा, फिग्मा, इस टाइप से, नोशन। तो ये सब चीज़ें होगी यहाँ पर। अब रिएक्ट क्या चीज़ है? फाइव फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट एक्सिस्ट। ठीक है। तो हमने कहा कि रिएक्ट की हेल्प से हम स्पा एप्लीकेशन बना सकते हैं, है ना। पर स्पा एप्लीकेशन तो हमने वनीला जेएस की हेल्प से बना ली है, हमने वो देख लिया। तो स्पा का क्या काम है? तो अभी जो वनीला जेएस एप्लीकेशन जो मैंने क्रिएट करा है ना, ये तो बेसिकली हमने HTML तो डायनेमिकली बिल्ड कर लिया है, बट बहुत ही सिंपल वेबसाइट थी, कुछ था ही नहीं, है ना। अलग अलग यूजर्स के लिए मान लो मुझे वेबसाइट बनानी होती है, मुझे मान लो एक सास प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है। तो वनीला जेएस की हेल्प से अगर मैं स्पा एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो हर एक यूजर की जो डेटा होगा ना, उसको स्टोर करवाना, उसको अपडेट करवाना, उसमें बहुत दिक्कत आएगी। तो स्मॉल ऐप्स तक तो ठीक है, बट लार्जर ऐप्स के लिए बहुत दिक्कत होगी। ठीक है। हमें डोम मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल होगा वनीला जेएस की हेल्प से अगर हम करेंगे तो। और
डेटा को शेयर वगैरह करना वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, ये सब चीज़ें होंगी। अगर रिएक्ट हम यूज़ करेंगे तो वो हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड करेगा, स्टेट सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर में चीज़ें रहेंगी तो हमें रिएक्ट जेएस यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पर हमारा वैनिला जेएस वाला कोड दिक्कत देगा, ठीक है। मैं एक बार कुछ चैट्स ऊपर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। मिर्जा भाई हाँ, so I have created the Spark Vanilla JS, so why did we need a framework like React? तो ये मेरे को डाउट था, ठीक है। तो इसने कुछ ना कुछ बताया कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या ये प्रॉब्लम है, डो मैनिपुलेशन में दिक्कत होगी, स्टेट मैनेजमेंट में दिक्कत होगी, ये सब चीज़ें बताई इसने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा आपके चाहता हूँ अब एक्सप्लेन में क्लियरली, ठीक है, कोड एग्जाम्पल से समझते हैं क्या दिक्कत आएगी। स्मॉल ऐप के लिए ठीक था, बट मान लो कि अब हमने एक डैशबोर्ड बनाना है यूज़र का, मतलब डैशबोर्ड भी होगा और जो जो प्रोडक्ट होगा जो हम बना रहे हैं और उसकी कुछ ना कुछ और भी फंक्शनैलिटीज होंगी होंगी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड पे आ रहे हैं, तो मान लो डैशबोर्ड में यूज़र से रिलेटेड यूज़र का नाम वगैरह, यूज़र की डिटेल्स वगैरह होंगी, ठीक है। तो वो प्रोफाइल होगी यूज़र की और उस साइट के अंदर नैव बार होगा, ठीक है। और अभी हमारे सिर्फ मान लो इतनी ही HTML है, ठीक है, हमारी स्पा एप्लीकेशन में सिर्फ इतनी ही HTML है, बट इसके अंदर कंटेंट हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड करेंगे, इनकी स्पा एप्लीकेशन तो है, बट इसमें डेटा भी है इस एप्लीकेशन में। तो मान लो कि यूज़र का डेटा है, उसका नाम है। अब मान लो यूज़र अपने अपने जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करता है मान लो, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा रेंडर प्रोफाइल, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल होगा ना तो हमने प्रोफाइल एलिमेंट को गेट करा और यूज़र का इनपुट लिया और जो यूज़र ने इनपुट दिया और सेव बटन पर जब क्लिक करा तो हम क्या चाहेंगे कि यूज़र का नाम का जो ऑब्जेक्ट है ना ये अपडेट हो जाए, जो नया नाम यूज़र ने जो डाला है वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यूज़र ने नाम तो बदल दिया, डेटा तो बदल दिया, बट उस डेटा को बदलने के बाद हमें जो हमारी वेबसाइट है उस पर नया डेटा भी दिखाना होगा। नया डेटा दिखाने के लिए हमें हमें उन कंपोनेंट्स को दोबारा से कॉल भी करना पड़ेगा जो HTML को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो रेंडर नेवर क्या कर रहे हैं, रेंडर नेवर फंक्शन वेलकम कर रहा है यूजर को यूजर के नाम से, ठीक है। और रेंडर प्रोफाइल फंक्शन क्या कर रहे हैं, यूजर को यूजर का पहले वाला नाम दिखा रहा है और उसको अपडेट करने की फंक्शनैलिटी दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि हमें दो जगह पर अपडेट करनी पड़ेगी प्रोफाइल, दो जगह पर हमें UI को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में भी करना पड़ेगा कॉल। तो ये तो ठीक है, इतना मुश्किल नहीं लग रहा है ना, वर्क्स फाइन, क्योंकि अभी तो बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है ये, हमें सिर्फ दो जगह ही हमारे यूआई को बाद में अपडेट करना पड़ रहा है। अगर हमारा डेटा अपडेट हुआ ना दो ही जगह अपडेट करना पड़ रहा है। लेकिन जो बड़े जो एप्लीकेशन होते हैं ना, जहाँ पर डैशबोर्ड होगा, साइड बार होगा, सेटिंग्स पेज, कमेंट सेक्शन, सब जगह यूजर का नाम होएगा। अगर हमने एक जगह यूजर का नाम बदला, ठीक है, जैसे किसी जगह से, तो हमें हर जगह पर हमारे कंपोनेंट्स को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी जगह पर रेंडर नैव बार, रेंडर प्रोफाइल, डैशबोर्ड में अपडेट कर दो, साइड बार दोबारा से करो, कमेंट सेक्शन दोबारा से, सेटिंग्स। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। प्रॉब्लम्स क्या आएगी कि हमें याद करना पड़ेगा कि कौन सा डेटा कौन से कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, बेसिकली याद रखना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमें याद करना पड़ेगा। डोम मैनिपुलेशन एक्सक्लूजन, ठीक है। तो हमें डीबगिंग में दिक्कत आएगी जब हम डोम मैनिपुलेशन कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो बेसिकली सेम ही चीज़ लिखी हुई है हर प्रॉब्लम में, बस यही प्रॉब्लम है कि हमें री रेंडरिंग जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सेम चीज़ रिएक्ट से करेंगे ना तो रिएक्ट का फ़ायदा ये होगा कि अगर हम डेटा अपडेट करेंगे ना, रिएक्ट डेटा अपडेट करने पर यूआई को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम नैव बार और प्रोफाइल दो चीज़ दिखा रहे हैं। नैव बार में यूज़र का नाम और प्रोफाइल में यूज़र को अपना नाम अपडेट करने की फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ से जब यूज़र का नाम बदला ना, उसमें स्टेट अपडेट करी ना, तो डेटा बदला और उस डेटा को जो जो बंदा यूज कर रहा है ना
वो कंपोनेंट्स दोबारा से क्या होंगे, री रेंडर हो जाएंगे, यानी कि नया वाला अपने आप चल जाएगा और प्रोफाइल वाला अपने आप चल जाएगा। हमें मैनुअली कॉल नहीं करना पड़ा डेटा अपडेट करने के बाद। अभी आपको रिएक्ट आनी चाहिए, मैं ये कोड नहीं बताने बैठ रहा, ठीक है। यानी कि रिएक्ट ने क्या प्रॉब्लम सोल्व करी, रिएक्ट ने ना हमारा जो डेटा है और जो हमारा यूआई है उसको सिंक कर दिया है, ठीक है। यही बताएगा ये चीज़ भी। ये रहा। तो वनीला जेएस जो है ना, वनीला जेएस में हमें खुद डोम को कंट्रोल करना पड़ता है, बट रिएक्ट में हमें डेटा को कंट्रोल करना है, और डोम जो है डोम जो है ना वो रिएक्ट अपने आप कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसलिए हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट या मतलब किसी फ्रेमवर्क का यूज करना चाहिए, एंगुलर व्यू वगैरह, ठीक है। हम वनीला जेएस की हेल्प से भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, बट बहुत दिक्कत होगी बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट कर, इसलिए हम रिएक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक यही था, यही सब चीज़ देखनी थी हमें। इसके अलावा तो मतलब विलनेस के हेल्प से भी कर सकते हैं, खुद से भी सब कुछ, बट बहुत दिक्कत होगी। आई थिंक यही बताना था मुझे, देख लेते हैं मैं। हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें तो ऐसी ही आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।